दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब दुनिया में फोन्स इतने ज्यादा एक्सेसिबल नहीं थे और लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। निशा नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और आज कॉलेज शुरू होने के कुछ 6 महीने बाद उसने अपने माँ बाप को एक खत लिखा। माँ बाप ने वो खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। प्यारे पापा मम्मी, जब से मैंने कॉलेज शुरू किया है मैंने आपको ज्यादा खत नहीं लिखे हैं, उसके लिए माफी चाहूंगी, मगर आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। कॉलेज एडमिशन के बाद इन 6 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मगर पहले मैं चाहूंगी कि आप आराम से बैठ जाओ और फिर आगे पढ़ो। एक्चुअली यहाँ कॉलेज आते ही कुछ ही दिनों में मेरे हॉस्टल डॉर्मेटरी में आग लग गई थी, मगर मैं मौका पाकर खिड़की से नीचे कूद गई। आग से तो बच गई, मगर हाँ मेरे स्कल में फ्रैक्चर जरूर हो गया था। मगर जैसा मैंने कहा अब मैं काफी ठीक हूँ। हॉस्पिटल में बस 2 ही हफ्ते लगे, मगर अब सब कुछ ठीक है। खुशकिस्मती से जब डॉर्मेटरी में आग लगी और मैं खिड़की से कूदी तो पास ही एक गैस स्टेशन के एक अटेंडेंट ने वो सब कुछ देख लिया। उसने फौरन फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को बुलाया। उसके बाद वो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने भी आया। यहाँ तक कि मेरे डिस्चार्ज के बाद भी उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। अच्छा लड़का है, पता ही नहीं चला और कब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे पसंद प्यार में बदल गया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। अभी तक शादी की डेट पक्की नहीं हुई थी, मगर अब जल्दी ही कर लेंगे क्योंकि अब मेरी प्रेगनेंसी दिखने लगी है। हाँ पापा मम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं जानती हूँ कि आप ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आप नाना नानी बनने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे बच्चे को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप मुझसे करते आए हैं। मैं जल्दी आपको अपनी शादी की डेट भेज दूंगी। शादी इतनी डिले इसलिए हो गई क्योंकि एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड को एक माइनर सा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से हम अपने प्री मैरिटल ब्लड टेस्ट पास नहीं कर पाए थे और वही इन्फेक्शन अभी उससे मुझे भी लग गई है। अब जब आप सब कुछ जान चुके हैं तो मैं अब आपको पूरा सच बताना चाहूंगी कि यहाँ कोई आग नहीं लगी थी, मेरा कोई स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मैं हॉस्पिटल नहीं गई, प्रेग्नेंट नहीं हुई, ना ही एंगेज्ड हूँ, ना ही इन्फेक्टेड हूँ और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली बात बस इतनी सी है कि मुझे कॉलेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट में D मिला है और केमिस्ट्री में F मिला है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। निशा के माँ बाप को ये खत पढ़ के समझ में नहीं आया कि वो उसके कम ग्रेड्स के लिए दुखी हो या ऊपर जो कुछ लिखा था वो सब सच नहीं है, ये जानकर खुश हो। निशा ने भी अपने माँ बाप के गुस्से से बचने के लिए इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ परसुएशन की किताब में दिए गए 8 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज किया था। अगर आपको ये प्रिंसिपल नहीं पता तो इस किताब की समरी का पहला पार्ट जरूर देखिएगा, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने 8 प्रिंसिपल्स में से 5 को कवर किए थे, आज हम बाकी बचे 3 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दो, हर कोई वीडियो देख के भाग जाता है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करता है यार। चलिए दोस्तों, किताब यात्रा शुरू करते हैं। छठा प्रिंसिपल, लाइकिंग। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर लोग किसी को जानते हैं और उसे पसंद करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो उसकी बात बहुत इजीली मान लेते हैं। अब ये पसंद करने के अलग अलग रीजंस होते हैं, चलिए देखते हैं क्या। पहला रीजन होता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। दोस्तों आप चाहे मानो या ना मानो, बट लुक्स और पर्सनैलिटी की वैल्यू हर इंसान सबकॉन्शियसली करता ही है। हमारी आंखें खूबसूरत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए अंदर से वायर्ड है। जो लोग ज्यादा वेल ग्रूम्ड होते हैं, फिट होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, एक ऑरा, एक पर्सनैलिटी मेंटेन रखते हैं, उन्हें लोग इज्जत भी ज्यादा करते हैं और पसंद भी। आप चाहे अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव या डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का जितना चाहे ढिंढोरा पीट लो, बट अच्छे लुक्स और पर्सनैलिटी के होने से एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो ही जाता है। यही रीजन है दोस्तों कि कंपनीज और सेल्स प्रोफेशनल्स अपने एम्प्लॉयज को अच्छे कपड़े और अच्छे लुक्स मेंटेन रखने को कहते हैं, खुद को वेल ग्रूम्ड रखने को कहते हैं। फैशनेबल क्लॉथियर्स भी अपने फ्लोर स्टाफ को हायर करते वक्त ये चीजें ध्यान में रख के ही उन्हें हायर करते हैं। वैसे तुम करते क्या हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो टपोरी। दूसरे तरह का लाइकिंग आता है सिमिलरिटी से। हम बहुत इजीली ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हैं जिन्हें हम अपनी ही तरह समझते हैं, हम में से ही एक समझते हैं। अब ये सिमिलरिटी चाहे ओपिनियंस की हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स की हो, बैकग्राउंड की हो या लाइफस्टाइल की हो। मान लो दोस्तों आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एक ट्रेन में जा रहे हो और टाइम पास करने के लिए आप आसपास के लोगों से बात करने लगते हो। वहाँ आसपास के सीट्स में एक डॉक्टर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, एक आर्मी ऑफिसर होता है और एक आप ही की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो जरा बताइए आप किससे ज्यादा इजीली कनेक्ट हो पाएंगे? बातें तो सबके साथ होंगी, बट किसके साथ ज्यादा टॉपिक्स एक्सचेंज कर पाएंगे? वैसे ही सीन होता है दोस्तों जब एक आदमी फॉरेन कंट्री में होता है और अचानक उसे कहीं से अपने ही देश का कोई आदमी मिल जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही रीजन है दोस्तों कि आज के टाइम में डेली व्लॉगर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी असली लाइफस्टाइल, मिडिल क्लास लाइफस्टाइल दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास है और उनके ये सिंपल लाइफस्टाइल देख के बहुत से लोग उनसे इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, ये सोच के कि यार ये तो अपने ही जैसा है, इससे बहुत ही जल्दी उन्हें बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे। आपने सौरभ जोशी का नाम तो सुना ही होगा, उनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। तीसरा तरह का लाइकिंग है फेमिलियरिटी। दोस्तों आप एक काम कीजिए, अपनी एक सेल्फी लीजिए और फिर उसे फॉर्मेटिंग टूल में फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके एक और तस्वीर बनाइए। अब उसमें से ये सोचिए कि आपको कौन सी तस्वीर अच्छी लगी। अब अपने एक करीबी दोस्त के पास जाइए और उसे भी ये दोनों तस्वीर दिखाइए और पूछिए कि उसे कौन सी ज्यादा पसंद आई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि उसे वो फ्लिप्ड वाला पसंद आएगा, लेकिन आपको ओरिजिनल सेल्फी वाला ही पसंद आएगा। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को आईने में देखा है, इसलिए आपको सेल्फी मोड में देखा गया चीज जो कि एक्चुअल में फ्लिप्ड ही है वही आपको अच्छी लगेगी, जबकि आपके दोस्त ने आपको हमेशा
एक्चुअल में देखा है, इसलिए उसे आपकी फ्लिप्ड वाली तस्वीर पसंद आएगी जो कि एक्चुअल तस्वीर है आपकी। हम जिससे ज्यादा फेमिलियर होते हैं दोस्तों, हम नॉर्मली उसी को ज्यादा पसंद करते हैं, सही गलत नहीं देखते। इलेक्शन काउंटर में भी वोटर्स काफी बार उसी को इलेक्ट करते हैं जिससे वो ज्यादा फेमिलियर होते हैं। एड एजेंसीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मूवी एक्टर्स से ऐड करवाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उनके चेहरों से ज्यादा फेमिलियर है। काफी मूवी एक्टर्स अपना नाम भी इसीलिए बदलते हैं ताकि उनका नाम उस फील्ड से ज्यादा फेमिलियर लगे। जैसे कि अक्षय कुमार का एक्चुअल नाम है राजीव हरिओम भाटिया, मगर उन्होंने अपना नाम बदल के अक्षय कुमार रखा क्योंकि वो नाम उन्हें मूवी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फेमिलियर लगा। चौथी तरह का लाइकिंग का रीजन होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये रीजन तो बहुत ही ऑब्वियस है दोस्तों, जो लोग हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, वो हमें ऑब्वियसली ज्यादा पसंद आते हैं। आपके ऑफिस में भी अगर आपकी बॉस आपकी ज्यादा तारीफ करे तो आप और मन लगा के काम करते हो। अगर आपके क्लास में टीचर आपकी तारीफ कर दे तो आप और मन लगा के पढ़ाई करते हो। अप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद, और यही रीजन है कि बहुत लोगों को उनकी ऑफिस लाइफ पसंद ही नहीं आती क्योंकि उनके बॉस कभी उनकी तारीफ करते ही नहीं। उनके बॉस को लगता है कि इसे पेमेंट तो मिल ही रहा है, अप्रिसिएशन क्या दूं। लेकिन अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि यही लोगों का मोटिवेशन बनाए रखते हैं। अगर आप किसी के काम को फॉर ग्रांटेड ले लो तो फिर उसकी काम करने की इच्छा कम या कभी कभी खत्म हो जाती है। और यही रीजन है दोस्तों कि मुझे यूट्यूब में काम करना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि आपके प्यार और आपके पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ के मुझे आपके लिए नए नए कंटेंट लाने में और ज्यादा मजा आता है। सो प्लीज दोस्तों ये प्यार जरूर बनाए रखिएगा, कमेंट्स में ऐसे ही अपने फीडबैक देते रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइकिंग का पांचवा रीजन होता है दोस्तों एसोसिएशन। असरार दिल्ली में मारा गया। दोस्तों पुराने जमाने में राजा महाराजा के वक्त में एक दूत या संदेश वाहक रहा करता था जो अपने राजा का संदेश लेकर दूसरे राजाओं के पास जाता था। और यकीन मानिए उसकी जान को इससे बहुत ज्यादा खतरा होता था, क्योंकि दूसरे राजा को अगर वो खबर पसंद आई तो वो उसे हीरे जवाहरात से तोल देता था, मगर वहीं अगर उसकी खबर उसे पसंद नहीं आई तो उसकी जान भी ले लेता था। वो इसीलिए होता था दोस्तों क्योंकि वो संदेश वाहक ही उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, उनका एसोसिएशन का जरिया था, और इसीलिए ही वो बेचारा उनके इमोशंस का शिकार हो जाता था। वो राजाएं अपनी खुशी या अपना गुस्सा उस पे ही निकाल देते थे, ये जानते हुए भी कि संदेश में क्या लिखा है इसका संदेश वाहक के साथ कोई लेना देना नहीं, ये उसके राजा की मर्जी है, उसकी नहीं। आज के जमाने में भी दोस्तों ज्यादा कुछ बदला नहीं है। रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं आया तो लोग वेटर पे चिल्ला देते हैं, जबकि खाना तो उसने बनाया ही नहीं, वो तो बस सर्व कर रहा है। लेकिन पॉइंट ऑफ एसोसिएशन वही है तो बेचारा वही बलि चढ़ जाता है। ई कॉमर्स साइट पे भी डिलीवरी लेट हुआ या प्रोडक्ट सही नहीं निकला, सारा गुस्सा कस्टमर सर्विस पे निकलता है, जबकि ना तो डिलीवरी उसका जिम्मा है ना ही प्रोडक्ट की क्वालिटी। यहाँ तक कि हम जो मूवीज भी देखते हैं दोस्तों उसमें हम मोस्टली सारा क्रेडिट हीरो को ही दे देते हैं, जबकि मूवी सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं बनी। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्ट्रेसेस, कैमरामैन, जूनियर आर्टिस्ट, सिंगर्स और ऐसे न जाने कितने लोगों की एक बहुत बड़ी टीम होती है उस मूवी के पीछे। मगर पोस्टर में हमें हीरो का चेहरा दिखता है, प्रमोशनल एड्स में भी वही आगे रहता है और पूरी मूवी में मैक्स स्क्रीन टाइम वही लेता है, तो हम उसी को पूरी मूवी का क्रेडिट दे देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसीलिए दोस्तों जब भी आप कोई काम करो तो उसका क्रेडिट लेते वक्त ये कोशिश करो कि उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप ही रहो, वरना सारी मेहनत आप करोगे और क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में तो आपने ऐसा देखा ही होगा। सातवां प्रिंसिपल है अथॉरिटी। जो भी जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। दोस्तों बहुत बार हम एक एरिया या एक फील्ड के एक्सपर्ट की बात बिना सोचे मान लेते हैं क्योंकि हम उसे एक अथॉरिटी के स्टैचर में देखते हैं। ये नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनकी बात मानने से हमें लगता है कि हमारा कुछ फायदा होगा और नहीं मानने से हमारा नुकसान। जैसे कि घर पे माँ बाप, स्कूल या कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर, ऑफिस में बॉस, हॉस्पिटल में डॉक्टर, जिम में जिम ट्रेनर, ये सब एक सेंस ऑफ अथॉरिटी कमांड करते हैं। यही रीजन है कि हम इनकी बात मानने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है। यही रीजन है कि एड्स में भी अथॉरिटेटिव लोगों को यूज किया जाता है, जैसे पेप्सोडेंट के एड में डेंटिस्ट, डेटॉल के एड में डॉक्टर्स, प्रोटीन सप्लीमेंट के एड में फिटनेस सेलिब्रिटीज। लेकिन किसी फील्ड में अथॉरिटी कमांड करने के लिए एक्चुअल में उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता। एक्सपर्टीज जितना जरूरी होता है उतना ही ज्यादा जरूरी होता है उस एक्सपर्टीज के सिंबल्स का होना। सिंबल्स जैसे कि टाइटल और क्लॉक। टाइटल, ऑथर का एक दोस्त था जो पेशे से एक प्रोफेसर था। वो बहुत ट्रैवल किया करता था और अजनबियों से बातें करके उनकी एक्सपीरियंसेस सुनना और अपने एक्सपीरियंसेस सुनाना उसे बहुत पसंद था। लेकिन ऐसा करने में उसने एक नई दिलचस्प आदत डेवलप की। वो आदत ये थी कि वो अब जिस भी इंसान से बात करता वो उसे अपना एक्चुअल प्रोफेशन नहीं बताता था। वो इसीलिए क्योंकि उसने ये नोटिस किया था कि जहां भी किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में जैसे वो ये कहता कि वो एक प्रोफेसर है, लोगों का बात करने का तरीका बदल जाता था। लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते थे और बहुत नाप तोल के बोलने लगते थे। इससे होता ये था कि वही कॉन्वर्सेशन जो थोड़ी ही देर पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही थी वो एकदम से बिल्कुल डल और बोरिंग हो जाती थी, क्योंकि उनका टाइटल सुनते ही लोग ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करने लगते थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो शायद इन्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो कोई आलतू फालतू बात नहीं करते थे। यही है दोस्तों टाइटल का पावर। फर्क नहीं पड़ता कि अब वो प्रोफेसर किसी कॉलेज का है, किसी बी स्कूल का, ढंग का प्रोफेसर है भी या नहीं, सिर्फ प्रोफेसर का टाइटल ही काफी है। ठीक वैसे ही जब हम सुनते हैं कि कोई फलाना रिश्तेदार या पहचान वाला डॉक्टर है तो हम उसके काफी हेल्थ से रिलेटेड सजेशंस को मान लेते हैं बिना ये सोचे या परखे कि वो किस लेवल का या कितना अच्छा डॉक्टर है। दूसरा सिंबल है क्लॉथ्स। दोस्तों लियोनार्डो बिकमैन का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में एक बार एक आदमी एक जगह सड़क के बाजू में खड़े होकर राह से गुजरते लोगों को कुछ काम करने को रिक्वेस्ट करता है। काम जैसे कि नीचे गिरे हुए पेपर को उठा के बाजू के डस्टबिन में डाल देना, बस स्टॉप साइन के दूसरी तरफ खड़े रहना। इस वक्त वो रिक्वेस्ट करने वाला आदमी नॉर्मल ड्रेस में होता है और ऐसे में कुछ
कुछ एक या दो लोग ही मुश्किल से उसकी बात मानते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अगले ही भाग में वो रिक्वेस्टर के कपड़े बदल के उसे गार्ड का ड्रेस पहना दिया जाता है और वो वहीं खड़ा होकर फिर से वही रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अब पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लोग उसकी बात मान लेते थे। हालांकि वो एक्चुअल में कोई गार्ड था नहीं, बस उसके कपड़ों ने ये कमाल कर दिखाया। एक और एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। इस एक्सपेरिमेंट में एक 31 साल का आदमी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए रोड क्रॉस करता है। नॉर्मली जब वो ऐसा करता है तब उसे कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अगले ही भाग में जब उसके कपड़े बदलकर उसे एक कड़क बिजनेस सूट और टाई पहना दिया जाता है तो बड़े ही शौक की बात है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग बिना सोचे ही सिग्नल तोड़ के उसके साथ साथ चल जाते हैं। यही है दोस्तों ड्रेस से शो हो रही अथॉरिटी का कमाल। अब दोस्तों लास्ट और 8वां प्रिंसिपल है स्कार्सिटी। दोस्तों एक कार शोरूम ने क्या गजब स्ट्रेटेजी आजमाई। उनके शोरूम में ये बहुत ध्यान दिया जाता था कि कब उनके कोई कस्टमर एक कार के पर्टिकुलर मॉडल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए, और फिर जब वो देखते थे कि वो कस्टमर बार बार मॉडल को देख रहा है, फिर अपने ही लोगों के बीच में कुछ डिस्कस कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस बुकलेट देख रहा है, लेकिन आकर सेल्स पर्सन से उस मॉडल के बारे में कोई पूछताछ नहीं कर रहा, तो ऐसा देखते ही सेल्स पर्सन अपनी चाल चल देता था। वो कस्टमर के पास जाकर बोलता कि सर वो क्या है कि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मॉडल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और मैं ऐसा समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि ये इतना सही दाम पे मिल जो रहा है और इतना सही मॉडल है। लेकिन सर एक्चुअली एक छोटी सी दिक्कत है जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये मॉडल हमने बस 20 मिनट पहले ही ये कस्टमर को बेच दी, और जहां तक मुझे पता है ये वाली हमारे पास लास्ट पीसी थी। ये सुनते ही कस्टमर के चेहरे पे मायूसी छा जाती थी। दोस्तों अक्सर हमें जो चीजें मिल नहीं पाती या हमारे पहुंच से बाहर होती है वो हमें सडनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। उन कस्टमर्स के साथ भी वही होता था। अब जैसे ही उन्हें ये पता चलता था कि वो मॉडल उनके पहुंच में नहीं है तो अचानक से ही उनके दिमाग में वो मॉडल की अट्रैक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती थी। वो सेल्स पर्सन को रिक्वेस्ट करते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता क्या, चेक कीजिए ना, अपने हेड से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, क्या पता कहीं किसी दूसरे लोकेशन में अवेलेबल हो। इस पे वो सेल्स पर्सन थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करता, अंदर ही अंदर खुश होता और फिर बोलता एक्चुअली शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप इतना कह रहे हो तो मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, हालांकि चांसेस कम है। फिर वो कुछ टाइम अंदर जाता और फिर थोड़ी देर बाद एक स्माइल के साथ वापस आता और बोलता कि सर आप बहुत लकी हैं, मैंने एक्चुअली अपने हेड से बात की और उन्होंने बताया कि एक पीस अभी भी अवेलेबल है, आपके लिए मैं यहाँ मंगवा सकता हूँ, बट वो तभी आ पाएगा जब पहले से उसके लिए ऑर्डर दिया जाएगा। तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपको ये मॉडल इसी प्राइस में चाहिए। अब उस पे कस्टमर क्या बोलता, मरता क्या ना करता, उसे तो अब गाड़ी चाहिए ही थी, तो वो उसी प्राइस में आराम से बिना नखरे किए मान जाता था। यही है दोस्तों स्कार्सिटी प्रिंसिपल का कमाल। कोई भी चीज जो हमें थोड़ी बहुत पसंद होती है, अगर हमें सडनली मालूम पड़े कि वो खत्म होने वाली है या हमारी पहुंच से दूर जाने वाली है, तो सडनली उसके रेस्पेक्ट और पसंद और ज्यादा बढ़ जाती है। यही रीजन है दोस्तों कि फेस्टिव सीजन में जब चीजें स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिलती हैं, तो दुकानों और ऑनलाइन साइट्स में बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि चीजें कहीं खत्म हो गई तो उन्हें नहीं मिल पाएगी और दोबारा इस प्राइस में उन्हें कभी नहीं मिलेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट में आपने देखा ही होगा कि काफी ऑर्डर्स के नीचे लिखा होता है कि 1 घंटे या इतने घंटे के अंदर ऑर्डर कीजिए तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगा। आपने अर्ली बर्ड ऑफर्स का नाम तो सुना ही होगा। स्पेशल कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त स्टार्टिंग में कुछ वक्त या कुछ दिन के लिए कम प्राइसेस में सीट्स दी जाती है और कहा जाता है कि इतने दिनों के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको इस कम प्राइसेस में मिलेगा और उसके बाद प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की समरी अच्छी लगी होगी और इससे आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने को इन्फ्लुएंस जरूर हो गए होंगे, और इसके साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।